नमस्कार। अमर उजाला के इस राजनीति के राज के इस एपिसोड में मैं आज आपसे उपराष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एनडीए की तरफ से इस समय जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन साहब, उनको उम्मीदवार एनडीए ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। और विपक्ष गठबंधन की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से सुदर्शन रेड्डी जो पूर्व चीफ जस्टिस थे उनको उम्मीदवार बनाया है। तो इस समय दोनों खेमे को लग रहा है कि उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। विपक्ष को लगता है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव का परिणाम जो आया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर रोक दिया गया था, और तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है। और राहुल गांधी को और कांग्रेस को लगता है कि भाई हमारे 99 सांसद है तो हमारी स्थिति भी ठीक ठाक है और हम थोड़ी मेहनत करें तो इस बार हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। देखिए, तो विपक्ष भी जानता है इस बात को कि उपराष्ट्रपति तो सरकार का ही चुना जाएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सरकार का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का चुनाव हारा हो। सरकार के पास अच्छा खासा मैंडेट है, बहुमत है, वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में है। अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, क्योंकि इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है वो वोट करते हैं। अगर दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 543 सांसद आते हैं। इस समय 542 सांसद वोट करेंगे, क्योंकि एक पश्चिम बंगाल की जो बशीरहाट की सीट है वह खाली है, वहाँ के सांसद का निधन हो गया था। तो 542 लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा से 245 सीटें आती है। 245 में से 6 सीटें इस समय राज्यसभा की खाली है। तो 6 सीटें वो कौन कौन सी खाली है राज्यसभा की? तो 4 सीटें जम्मू कश्मीर से खाली है, एक पंजाब से राज्यसभा की सीट खाली है, और एक अभी शिबू सोरेन जो झारखंड से आते हैं, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हेमंत सोरेन जो झारखंड के अभी मुख्यमंत्री, उनके पिता हैं, उनका निधन हो गया था अभी पिछले महीने। तो एक राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। तो 239 राज्यसभा से है और 242 लोकसभा से वोट करेंगे। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 781 कुल संख्या है जो इस लोकसभा और राज्यसभा की, जो इस चुनाव में मतदान करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। 391 वोट चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के लिए। देखिए, अगर एनडीए गठबंधन की अगर मैं पहले बात करूं तो उनके पास 422 का आंकड़ा है। 422 का आंकड़ा उनके पास होने का मतलब ये है कि उनके पास जो 391 का रिक्वायरमेंट है उससे उनके पास ज़्यादा संख्या है, लगभग 30 के करीब ज़्यादा उनके पास वोट है। अगर विपक्षी गठबंधन की हम बात करें तो उनके पास 311 है, तो उनके पास 80 के करीब वोट कम है विपक्ष के पास। तो क्या विपक्षी 80 वोट का जो गैप है इसे किसी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेगा या मार्जिन कम करने की कोशिश करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो अभी 422 पे खड़ा है वो क्या कोशिश करेगा कि उनका जो वोट है वो 440 445 तक चला जाए? तो ये वोट कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, वोट 2-3 तरह से बढ़ सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव देखें, एक तो इसके अंदर व्हिप होता नहीं है पार्टियों का, गुप्त मतदान होता है। इसके अंदर व्हिप रहता नहीं है, तो अपने पार्टी के जो लोग हैं वो क्रॉस वोटिंग भी कर सकते हैं ऐसी स्थिति के अंदर। और 48 सांसद ऐसे हैं जो ना इंडिया गठबंधन के हैं ना एनडीए गठबंधन के, मतलब जो ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेमे से है और ना जो राहुल गांधी के खेमे से। तो ऐसे 48 सांसदों का रुख क्या होगा जो दोनों गठबंधनों में नहीं आते? इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो एनडीए के लिए वोट करेंगे। क्या कुछ इसमें से ऐसे सांसद भी है जो इंडिया गठबंधन के लिए वोट करेंगे? देखिए, अगर फ्लोर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार फ्लोर मैनेजमेंट पर सक्रिय रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तीनों को इसकी कमान सौंपी थी कि जो 48 वोट जो है, जो न इंडिया का हिस्सा है और न जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनको कैसे साधा जाए। तो अमित शाह, राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मिलकर यह रणनीति तय की है कि उस 48 में से ज़्यादा वोट लेकर आया जाए। 2 सांसद ऐसे भी है जो जेल में है, जैसे बारामूला के जो राशिद इंजीनियर है वह जेल में बंद है। इसके अलावा पंजाब से अमृतपाल है, वो जेल के अंदर बंद है। तो क्या वो दोनों बीजेपी को वोट, एनडीए के उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं? इसके अलावा खबर यह भी है कि स्वाति मालीवाल से भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने बात की है। उस स्वाति मालीवाल एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करने वाली है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि वाईएसआर कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी ने एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दे दिया है। नवीन पटनायक ने अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है, लेकिन नवीन पटनायक के जो सांसद है राज्यसभा में, उनका ये कहना है कि भाई हम एनडीए के लिए मतदान करेंगे। तो उनका भी वोट जो है वो एनडीए के खाते में जुड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी जो अभी कांग्रेस से बहुत नाराज है, जो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी है,
क्या वो इसमें वॉकआउट कर जाएगी या वो वोटिंग में हिस्सा लेगी? मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उसका समर्थन करने वाली है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी जैसे ओवैसी साहब जो किसी गठबंधन में नहीं आते, जो चाहते थे कि बिहार चुनाव में महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल उनको अपने गठबंधन में शामिल करे और उन्हें भी वहाँ सीट शेयरिंग में हिस्सा मिले, लेकिन आरजेडी ने मना कर दिया, कांग्रेस ने मना कर दिया। लेकिन खबर ये है कि ओवैसी साहब जो अकेले अपनी पार्टी के सांसद है, जो हैदराबाद से सांसद है, वो इंडिया गठबंधन के लिए वोटिंग करने वाले हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ से कुछ वोट जरूर मिलेंगे, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के अंदर सेंध लगने वाली है? जी हाँ, इंडिया गठबंधन के अंदर एक सेंध लगने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने करके रखी है। मैं आपको दो खबरें बताता हूँ कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई है कि महाराष्ट्र से जो शरद पवार आते हैं, जो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, और उद्धव ठाकरे जो भी इस समय इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन दोनों को साधने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। और देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के कुछ सांसदों से और उद्धव ठाकरे के सांसदों से बात की है। और खबर यह है कि शरद पवार के कुछ सांसद और उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके एनडीए के जो उम्मीदवार है पीसी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा भी था कि भाई महाराष्ट्र के गवर्नर को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो महाराष्ट्र से आने वाली पार्टियां इस बात का समर्थन करें। हालांकि उद्धव ठाकरे ने बहुत साफ कर दिया था कि वो एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देंगे। शरद पवार ने भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा कर दी थी। तो ऐसे में क्या देवेंद्र फडणवीस इस खेमे में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? खबर ये भी आ रही है कि हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनके पार्टी में भी सेंध लगने वाली है। तो क्या उनके भी कोई सांसद, हालांकि उनके 3 सांसद है, तो क्या उनके भी कोई सांसद एनडीए के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि अभी ये फ्लोर मैनेजमेंट में निर्भर करता है। मतदान कल होने वाला है, कल शाम तक वोटिंग चलेगी और कल शाम को 6 बजे के बाद काउंटिंग होगी, तो 7 बजे तक इसका चुनाव परिणाम आ जाएगा। हालांकि पीसी राधाकृष्णन की जीत तय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली, उसके बाद तमाम तरह की परिस्थितियाँ जो बनी, जैसे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया था धनखड़ साहब, जिनके इस्तीफे के कारण ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोशिश होगी कि हम अपना जो बहुमत है, जो हमें जो जितनी संख्या है उससे ज़्यादा सीटें मिले, और जितनी ज़्यादा सीटें मिलेगी उस हम ये कहने के लिए स्थिति में आ जाएंगे बिहार चुनाव के पहले कि देखिए साहब, इंडिया गठबंधन जो उसमें एकता नहीं है, उसके अंदर टूटे और उनके कई सांसदों ने हमें वोट किया है। तो क्या इस रणनीति पर अब एनडीए गठबंधन काम कर रहा है? जिस तरीके से अमित शाह ने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा था कि भाई अगर सुदर्शन रेड्डी जस्टिस रहते हुए अगर सलवा जुल्म के खिलाफ निर्णय नहीं देते तो नक्सलवाद 2020-21 में खत्म हो चुका होता। तो क्या ये एक बयान इस मतदान के समय काम होगा? पर्दे के पीछे सारी रणनीति तय की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग था और भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को बताएगी कि भाई कैसे वोटिंग करना है। एनडीए के सांसदों को बताने वाली है कि किस तरीके से वोटिंग करना है। आपको एक स्पेशल पेन दिया जाता है, उसको मार्किंग करना है। आपको प्राथमिकता तय करना है कि पहले नंबर पर इसको वोटिंग, दूसरे नंबर पर किस तरीके से उसको फोल्ड करके आपको मतपेटी के अंदर डालना है। क्योंकि क्या जरा सी भी गलती पर मतपत्र वोटिंग आपकी निरस्त हो जाती है। अगर 2017 का देखें तो 2017 में 11 सांसदों के वोट निरस्त हो गए थे। 2022 का अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव देखें तो 15 सांसदों के मत रिजेक्ट हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की कोशिश होगी कि एक भी सांसद का वोट खारिज ना हो। ये कोशिश तो इंडिया गठबंधन भी करेगा कि उनके सांसदों का वोट खराब न हो। तो दोनों खेमे अपने अपने तैयार कर रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज उन्होंने डिनर आयोजित किया एनडीए के सांसदों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी करने वाले थे, लेकिन पंजाब में चूंकि जिस तरीके से बाढ़ आई हुई तो प्रधानमंत्री मोदी उसकी बैठक ले रहे हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। तो तमाम तरीके से दोनों गठबंधन अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न ये है कि राहुल गांधी जो अभी बिहार में जिन्होंने अभी 17 दिन बिहार में वोट अधिकार यात्रा की, 1300 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, 25 से 28 से ज़्यादा 22 से ज़्यादा जिलों को उन्होंने कवर किया है, 50 से ज़्यादा विधानसभा सीटें उन्होंने कवर की है इस अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव के साथ। तो क्या राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर विपक्ष की एकता की बात नहीं कर सकते थे? इसी क्या था कि राहुल गांधी विदेश चले गए?
राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले जाते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार अपने सांसदों को एकजुट करने और विपक्ष में सेंध लगाने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस समय विदेश जाने से बेहतर यह था कि राहुल गांधी अगर यहाँ बैठ के सांसदों से, अपने पार्टी के सांसदों से बात करते, अपने सहयोगी दलों के सांसदों से बात करते, इससे 48 सांसद जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, राहुल गांधी उनसे बात कर सकते थे और इंडिया गठबंधन को ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी का मलेशिया जाना मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं था, उनको देश में समय रहना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी आज आ जाएंगे, कल वोटिंग वो करने वाले हैं। तो फिलहाल उपराष्ट्रपति को लेकर दोनों खेमे अपनी अपनी तैयारियां अंतिम चरणों पर दे रहे हैं, क्योंकि कल मतदान होने वाला है। जो कुछ करना है आज करेंगे। आज रात को भी कई बातें होंगी, फ़ोन होंगे, कॉल किए जाएंगे, इधर से उधर सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। यह प्रक्रिया कल सुबह वोटिंग के पहले तक चलती रहेगी। अब कल जब शाम को, मतलब कल 9 सितंबर है और कल जब वोटिंग हो जाएगी और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग कर देंगे, उसके बाद शाम को जब परिणाम आएगा तब पता पड़ेगा कि किस पाले में कितनी सेंध लगी है। लेकिन यह तय है कि जो इंडिया गठबंधन है वहाँ के जो नेता है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा ने बहुत अच्छा फ्लोर मैनेजमेंट की रणनीति तय की है। और उसके कारण मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर एक टूट देखने को मिलेगी। काफ़ी वोट इंडिया गठबंधन के टूटेंगे और जो 48 सांसद जो किसी खेमे की नहीं है, उसका भी एक बड़ा वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि देखिए, हम भले ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है केंद्र के अंदर, लेकिन हमारा फ्लोर मैनेजमेंट बहुत शानदार है, हमारा सांसदों के साथ संपर्क बहुत अच्छा है, हमारे सहयोगी दलों और हमारे जो विपक्ष के भी कई सांसदों से हमारा संपर्क व्यक्तिगत अच्छा है, जिसका फायदा हमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मिलने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि 2022 में जिस तरह से धनखड़ साहब को भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे मार्जिन से जीत दिलवाई थी, उससे ज़्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि उनके जो पीसी राधाकृष्णन है, जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, वो ज़्यादा वोटों से जीते और जब यह संदेश पूरे देश में जाए कि भले ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट बहुत शानदार है। तो अब कल वोटिंग हो जाएगी। 24 घंटे से भी कम समय बाकी है वोटिंग के लिए। मुझे लग रहा है कि दोनों गठबंधन अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे होंगे। आज का पूरा दिन इसी में इनका जाने वाला है। अब कल हमें चुनाव परिणाम के बाद पता पड़ेगा कि किस खेमे में कितनी सेंध लगी है। लेकिन इंडिया के जो उम्मीदवार राधाकृष्णन, उनके जीतता है, बस कितने वोट से जीतते यह देखना बाकी है। और कल जब चुनाव परिणाम आ जाएगा, उसके बाद की राजनीति क्या बनती है, उसके ऊपर फिर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज के एपिसोड में उतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।